हेलो स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे पहले मैंने आपकी जो भी जूम पे क्लासेस ली हैं वो सब मैंने डिस्कस कर लिया यूनिट फर्स्ट के बारे में, लेकिन अभी मैं कुछ एक वीडियोस भी आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज व्हीटस्टोन ब्रिज से। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जनरली मेजरमेंट के लिए होता है मीडियम रेजिस्टेंस। जो मीडियम रेजिस्टेंस वैल्यू होती है उसको मेज़र करता है। रेजिस्टेंस की तीन टाइप की कैटेगरीज है। लो रेजिस्टेंस यदि वैल्यू लेस देन 1 ओम है, मीडियम रेजिस्टेंस इफ रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 100 किलो ओम है, एंड हाई रेजिस्टेंस यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर देन 100 किलो ओम है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपका रहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी रेजिस्टेंस ब्रिज। रेजिस्टेंस ब्रिज के नाम से भी हम इसको बोलते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज कोई भी नाम आपको दे, डिफाइन द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और ऐसे लिखे डिफाइन द वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस ब्रिज, तो दीज आर दी सेम थिंग्स। ओके, 1 मार्क्स में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। एक्चुअली नल डिफ्लेक्शन क्या होता है तो इसके बारे में आप देखते हैं। आपका एक जो ये ब्रिज है ए बी सी डी, ए से बी तक के बीच में जो पी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, बी से सी तक के बीच क्यू वैल्यू, सी से डी तक के बीच एस वैल्यू, एंड ऐसे ही ए से डी तक के बीच आर वैल्यू है। और आपने ए एंड सी को कनेक्ट किया है अप्लाइड ए सेल, दैट इज ईएमएफ ई से। ठीक है, अब आपका क्या हुआ है कि इधर से टोटल करंट आई गई है, पॉइंट ए पे जाकर के करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ए बी ब्रांच में जा रही है और एक ए डी ब्रांच में। यानी यहाँ से हम मानते हैं एट पॉइंट ए पे अगर आप KCL लगाते हैं तो आई इक्वल टू होगा I1 + I2 ना। दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रही है, ऊपर वाले के पार्ट के लिए ए बी के लिए हमने लेट सपोज करंट I1, नीचे के लिए I2। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे पॉइंट बी और डी इन दोनों को कनेक्ट किया विद ए गैल्वेनोमीटर। ओके, अगर आपका ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है तो दैट इज कॉल्ड दी नल डिफ्लेक्शन। मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। गैल्वेनोमीटर यूज होता है मेजरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, और एमीटर यूज होता है ना, मेजरमेंट ऑफ द करंट। और गैल्वेनोमीटर आपका क्या डिफ्लेक्शन शो करता है करंट में। गैल्वेनोमीटर पे ऐसे रीडिंग रहती है, इधर 1 2 3 4 5, ऐसे इधर से 1 2 3 4 5, और बीच में अगर रीडिंग ये जीरो पे जा करके स्केल रुकता है, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रही है, यानी आई डी है ना इक्वल टू क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई है ना। तो एट दैट टाइम आप बोल सकते हैं जो I1 करंट जा रही है, जब इधर कोई करंट नहीं गई है तो इधर I3, यानी ये I1 इक्वल टू I3 हो जानी है। और ऐसे ही ये I2 इक्वल क्या है, इस ब्रांच से I2, तो इधर से कोई ऊपर से करंट जीरो आ जा रही थी तो I2 + 0 तभी भी जीरो है ना। I2 + 0 इक्वल टू I4, यानी I2 ही I4 के इक्वल हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं एट बैलेंस्ड कंडीशन जब आई डी जीरो है, इसका मतलब क्या है पॉइंट बी एंड पॉइंट डी पे पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी यानी वी बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी आर बोथ दी सेम। तभी तो दो पॉइंट के बीच अगर सेम वोल्टेज है तो उसके बीच कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी यदि दो बिंदु समान विभव पे हैं। तो वही हमने लिखा है वी बी इक्वल टू वी डी। और ए से बी तक के बीच जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है उसको E1 मान लिया, ए से डी तक के बीच जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज E2। तो वी बी यानी ए से बी तक के बीच E1, और वी डी ए से डी तक के बीच यानी E2, यानी E1 इक्वल टू हो गया E2। ये E1 है, EMF बोल सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज एक ही बात है। E1 इक्वल टू हो गया E2। अब आप इस सर्किट को ऊपर से ध्यान से देखिए, अगर ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से में हम निकाल देते हैं तो ये ऊपर I1 इक्वल टू I3 सेम करंट जाएगी, और गैल्वेनोमीटर जब नहीं रहा है तो नीचे I2 इक्वल टू I4 सेम रही है। तो इसको आगे हम सर्किट में डिस्कस करते हैं। ठीक है, E1 इक्वल टू E2 है ना, तो देखिए आप पीछे से भी देख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 है ना। तो E कहाँ से अप्लाई है, A एंड B के बीच, यानी इधर का जो पोटेंशियल है यानी V बराबर IR, तो I कितना इधर I1 इंटू R कितना है P। ऐसे E2 क्या है, ये वोल्टेज अप्लाइड, V बराबर क्या होता है IR, तो इधर I कितना है I2 और R कितना है R, यानी I1P, E1 के लिए I1P और E2 के लिए I2R पोटेंशियल है ना, दोनों सेम हो जाएंगे। E1 इक्वल टू E2 यानी I1P इक्वल टू I2R। और वही जो पीछे वाला सर्किट था है ना, हमने पीछे वाले सर्किट में ये गैल्वेनोमीटर अगर यहाँ से निकाल दिया है तो ऊपर से A से B के बीच है ना, A से B के बीच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, A से B के बीच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस P, ऐसे ही B से C के बीच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज Q, और करंट कितना I3, से ही B से C के बीच वैल्यू Q और करंट I3।
नीचे वाले सर्किट में देखो, अब ए से डी के बीच रेजिस्टेंस आर, और इधर आप अगेन ए से डी के बीच रेजिस्टेंस इज आर। सेम डी से सी के बीच रेजिस्टेंस इज एस, इधर भी डी से सी के बीच रेजिस्टेंस इज एस, और करंट I4। और ए और सी, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है EMF E से, है ना। ये बैटरी है, सेल बोलिए आप इसको, है ना, E से। अब क्या करेंगे हम, करंट I1 इक्वल टू करंट I3 है ना, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। ऐसे ही करंट I2 इक्वल टू I4 सेम है, लेकिन ये ऊपर की करंट I1 निकाले या I3 बोले एक ही बात है। I1 I इक्वल टू कैसे निकलेगी, अगर आपको ये देख रहे हैं कि दोनों ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ऊपर A से C है ना, इसके साथ कनेक्टेड है पैरेलल में बैटरी E, तो ऊपर वाली ब्रांच और दोनों वाली ब्रांच आपस में पैरेलल में है, और अप्लाइड जो वोल्टेज है दैट इज E। तो V बराबर IR, ओम्स के लॉ से हम I इक्वल टू क्या बोलते हैं, V बाई आर। तो I1 क्या है, V कितना अप्लाइड है इधर, E अपॉन R। R क्या है, दोनों का सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे P प्लस Q। ऐसे ही I2, I इक्वल टू क्या है, V बाई आर। V कितना है, E अपॉन R। R कितना है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाएंगे R प्लस S। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। I इक्वल टू V बाई आर, तो V यानी ये E दोनों ब्रांचेस के लिए वोल्टेज E ही रहेगा सेम। तो I इक्वल टू V बाई आर, तो V पहली वाली ऊपर के लिए V कितना रहा, E अपॉन R। R कितना होगा, दोनों का सम ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच के लिए अगर R बोलें तो सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे P प्लस Q। और ऐसे ही नीचे वाली के लिए करंट के लिए I इक्वल टू V बाई आर, V बोलें तो E, और R क्या है, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नीचे वाली ब्रांच का, यानी दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे R प्लस S। अब ये I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर लीजिए। I1 आ गई E अपॉन P प्लस क्यू इंटू पी, और I2 आपकी आ गई है E अपॉन R प्लस एस इंटू आर। E से E कैंसिल आउट हो गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली है, P R प्लस एस, P प्लस क्यू इधर R के साथ पहुंच गया। ओके, मल्टीप्लिकेशन ओपन कर लीजिए, PR प्लस PS, PR प्लस RQ, तो PR से PR कैंसिल हो गया, PS इक्वल टू RQ आ गया। P के नीचे इधर Q ले जा सकते हैं, तो P बाई क्यू, और इधर ये R रह गया तो R के नीचे इधर S ले आइए, तो R बाई एस। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। हियर P को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी QR बाई एस। तो इससे क्या है, हम कोई भी अगर 4 रेजिस्टेंस में से 3 नॉन रेजिस्टेंस है, 3 हमको रेजिस्टेंस ज्ञात है और एक अज्ञात है, तो वो अज्ञात रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। लेकिन कब और कब, इफ़ एंड ओनली इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, यानी ये रेशो ऑफ द टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेशो ऑफ अनदर टू रेजिस्टेंस, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज आपका यही बोलता है, रेशो ऑफ द टू रेजिस्टेंस P बाई क्यू इक्वल टू रेशो ऑफ अनदर टू रेजिस्टेंस R बाई एस। कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अगर ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो करता तो देन वी विल अप्लाई मैथ। पहला लूप ऐसे लगेगा, दूसरा लूप ऐसे लगेगा, और तीसरा लूप ऐसे लगा देंगे हम बाहर की ओर, तब जा करके इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इसी का ही एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का मीटर ब्रिज, तो उसको भी हम देख लेते हैं अभी, मीटर ब्रिज को। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट होंगे, और फोर्थ वाले की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फोर्थ वाला वैल्यू कोई भी हो, P Q R S, कोई भी एक अननोन दे सकते हैं। ओके, इसके बाद है मीटर ब्रिज। जैसे नेम से ही इसके क्लियर है, मीटर ब्रिज, है ना। तो मीटर ब्रिज यानी वो ब्रिज जिसकी लेंथ क्या होगी, 1 मीटर होगी। मीटर या 1 मीटर बोलना एक ही बात है, मीटर ब्रिज, है ना। और वो लेंथ क्या होगी, वायर AB जो रहता है इसकी लेंथ कितना होता है, 1 मीटर, यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, यानी 0 से शुरू होगा और 100 सेंटीमीटर तक रहेगा। ठीक है, ये आपका एक मीटर ब्रिज का आपका एक्सपेरिमेंट भी है कि जब नॉर्मल कंडीशन होगी, लैब वगैरह ओपन होंगी, तो आपको लैब में भी हम लोग करा देंगे। आपका एक लकड़ी का बॉक्स रहता है ना, लकड़ी का पूरा एक लंबा आपका रेक्टेंगुलर एक बॉक्स रहता है, उसके ऊपर, है ना, ये थिक कॉपर शीट्स लगे होते हैं। जो ये मैं दिखा रहा हूँ ना, ये ब्लैक वाला ऊपर का L शेप, ये थिक कॉपर शीट, और ये वाला बीच वाला, और ऐसे ही इधर का ये L शेप थिक कॉपर शीट्स रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखा रहता है ब्लैक कलर का, उसके अंदर बहुत सारी कीज़ रहती हैं। तो एक की को आप निकालते हैं तो उतनी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड हो जाती है, इसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच आप वो वैल्यू रेजिस्टेंस की निकाल रखते हैं जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है वायर की रेजिस्टेंस की। जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसको यहाँ पे रखा जाता है।
ठीक है। इसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर जो नीचे जो वायर होता है, तार का जो अंतिम बिंदु होता है, वो जोकी से कनेक्ट होता है। जोकी कुछ नहीं होती, एक शार्प नीब होती है, जो कि एक वायर के ऊपर हम लगा देते हैं। ठीक है। वायर के ऊपर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि अगर वायर को आप इसके ऊपर मूव कराएं तो ये वायर क्या होगा, टाइम के साथ आपका घिस जाएगा, और क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज हो जाएगा, जिससे आपको रीडिंग में क्या है कि रीडिंग आपकी प्रॉपरली नहीं आ पाएंगी, मतलब कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए इसके ऊपर एक जॉकी लगाते हैं। इस गैल्वेनोमीटर जो वायर होता है इसके ऊपर जॉकी, और इसके ऊपर हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे उठा उठा करके रखते हैं वैल्यू, वहाँ पे जहाँ पे IG 0 आ जाए वहीं पे रोक देते हैं। लेट सपोज इसको हमने इधर रखा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन थोड़ा इधर था 1 की ओर, फिर हम थोड़ा इधर आए, इस पॉइंट पे जैसे आए तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना है, 0। तो IG दिखा दिया 0, ये गैल्वेनोमीटर से करंट क्या कितनी गई, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 डिफ्लेक्शंस हो गए। अब जहाँ भी ये J पॉइंट मिला जो कि आपका है ना, स्टार्टिंग जो ये पूरी AB जो वायर था इसकी लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो A पॉइंट से जोकी तक की जो लेंथ है L मान ली हमने, तो जोकी से B तक की पॉइंट की कैसे निकल जाएगी, टोटल 100 में से L माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस L होगा। A पॉइंट से जोकी तक का जो रेजिस्टेंस है वो P मान लिया है, लेट, और जोकी से B पॉइंट तक का रेजिस्टेंस है Q, ये हमने मान लिया। ठीक है। एक नंबर में ये पूछा जाता है कि जो आपका वायर होता है इच इज़ विच मटेरियल इज़ फॉर्म, ठीक है, ये किस मटेरियल से फॉर्म किया जाता है आपका, तो ये कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन एलॉय से मिलता है, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। और ऐसा वायर होता है कि इसका रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होता है लेकिन अल्फा की वैल्यू कम होती है। अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है आपका अल्फा जो होता है। तो अल्फ़ा को जनरली अभी आपके यहाँ पे इतना यूज नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा को देते हैं आप R2 माइनस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। होगा क्या, आप एक बार ही रूम टेम्परेचर आपका कितना है, T1 टेम्परेचर है, और आपने रूम का एक बार टेम्परेचर बढ़ा दिया फिर T2, तब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2। ठीक है। जब टेम्परेचर T1 है तो उस टाइम पे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R1 है, और जब टेम्परेचर T2 है तो उस टाइम पे जो वायर का रेजिस्टेंस है दैट इज़ R2। तो अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे निकलती है, अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके। तो मेन बात पे आते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो किया, IG 0 होगा। IG 0 होने का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही नेटवर्क बन गया। इधर एक रेजिस्टेंस था PQ, इधर एक R था, S था, तो P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ पे भी P/Q इक्वल टू R/S हम लिख सकते हैं, सेम रेशो तो सेम रहेगा, P/Q इक्वल टू R/S। IG इक्वल टू 0 क्योंकि नल डिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो यही आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही तो बन गया मीटर ब्रिज, कब, अगर IG 0 आ गया, तो वही हमने लिख दिया P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है। अच्छा, जो पर यूनिट लेंथ है ना, उसमें हमने मान लिया स्मॉल r रेजिस्टेंस है इस पूरे AB वायर का, इस पूरे AB वायर का जो पर यूनिट रेजिस्टेंस है ना, यानी पर यूनिट यानी 100 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का जो वायर है उसका, उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ स्मॉल आर। 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर, और टोटल कितना है 100 सेंटीमीटर, तो टोटल का अगर रेजिस्टेंस बोले तो 100 इंटू आर हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो ये P वैल्यू है रेजिस्टेंस की है ना, P वैल्यू क्या है रेजिस्टेंस की, कहाँ से कहाँ तक, A से जोकी तक, इसकी लेंथ कितनी है L, तो पर यूनिट लेंथ R माना है तो P रेजिस्टेंस कितना होगा L इंटू आर। तो वही लिखा P क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ ऑफ L ऑफ वायर, और पर यूनिट लेंथ है स्मॉल r, तो P लेंथ का कितना हो गया L इंटू आर। ऐसे ही Q लेंथ कितनी है आपकी 100 माइनस L, और पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना माना स्मॉल r, तो इसमें स्मॉल r की मल्टीप्लाई हो जानी Q में। Q जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे होगी, जितनी लेंथ और इंटू पर यूनिट रेजिस्टेंस, तो लेंथ 100 माइनस L इंटू पर यूनिट रेजिस्टेंस इज स्मॉल r। ठीक है। तो अब आप ये P एंड Q की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर लीजिए। देखिए P की वैल्यू क्या आई है LR अपॉन Q, इक्वेशन फर्स्ट में Q की वैल्यू क्या आई है 100 माइनस L अपॉन R इक्वल टू R/S, R/S, तो R से R कैंसिल आउट हो गया आपका, है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट में हमने P और Q की वैल्यू, P इज़ LR तो हमने यहाँ पे रख दिए LR, और Q इज़ 100 माइनस L इंटू R, ये यहाँ पे रख दिए इक्वल टू R/S, R/S, तो स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो गया, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी L अपॉन 100 माइनस L इक्वल टू R/S।
ओके, तो ये क्या आ गया, दो रेजिस्टेंस का रेशो आ गया एल अपॉन 100 - एल। अगर आपको ऐसे भी दे सकता है कि इफ़ दी दियर आर मीटर दियर इज ए मीटर ब्रिज, द रेशो ऑफ द टू रेजिस्टेंस इज 1:3, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए। एंड पॉइंट ऑफ ए से वायर की लेंथ कितना, एल, एल आपसे पूछा है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द एंड ऑफ ए। और लेंथ ऑफ द वायर दे दे, रेशो ऑफ द टू रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस कोई अननोन दे दे तभी भी आपकी डायरेक्टली निकल जाएगी। ठीक है, जो एस रेजिस्टेंस जो अननोन था और आर नोन था और एल भी आपको पता है, तो सब तो एस की वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट करके, एस ऊपर पहुंच गया आर नीचे, तो 100 - एल ऊपर पहुंच गया और एल नीचे, यानी एस इक्वल टू आ गया 100 - एल इंटू आर बाई एल। यानी जो एस अननोन रेजिस्टेंस था, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सब ये न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे आपके। ठीक है, आप लोगों को ये चैनल मैंने बनाया है, तो आप सभी को ये चैनल अपने दोस्तों के साथ, अदर कॉलेजेस के जितने भी, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, और लाइक करिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।